राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं आपके साथ आपके बेहद पसंदीदा एक्टर रणवीर शोरी। रणवीर शोरी टीवी होस्ट, प्रोड्यूसर, वीजे, मिमिक्री आर्टिस्ट और एक कुशल अभिनेता। ओए चौकीदार, बाहर निकलो। अब देख। ओए ओए चौकीदार, गेट खोल, बाहर। क्या बात है फौजी, खड़ा गरज रिया है? वो इधर चौकीदार था जी भाई साहब, वो किधर है? ना चौकीदार ना है, यहाँ मैं हूँ, बोल। मुंबई में पले बढ़े रणवीर शोरी की चाहत एक्टिंग की बजाय निर्देशन थी, लेकिन उनके अंदर छिपे कलाकार और उनकी स्पॉन्टेनिटी ने उन्हें आखिरकार परफॉर्मेंस तक पहुंचा दिया, जो दर्शकों को खूब भाया। मैं ज़्यादा सीरियस रह नहीं सकता ज़्यादा देर, और ना ही मैं ज़्यादा सीरियस माहौल में आप कह लीजिए ब्लॉसम करता हूँ। अपने चुलबुले अंदाज और स्वाभाविक एक्टिंग के लिए मशहूर रणवीर शोरी ने अपने करियर की शुरुआत पर्दे के पीछे रहकर की थी। अपनी जिंदा दिली और लोगों से मिलती सराहना के सहारे वो जल्द ही कैमरे के सामने आए और कई साल तक एज अ वीजे काम किया। टेलीविजन प्रोडक्शन और वीजेइंग करने के बाद 2001 में रणवीर शोरी ने फीचर फिल्मों में कदम रखा। सुदीप, साले मोटे गैंडे। So good to see you again. अपने अब तक के फिल्मी सफर में ज्यादातर उन्होंने बतौर सह अभिनेता काम किया है, लेकिन पर्दे पर उनकी मौजूदगी ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। को एक्टर के अलावा रणवीर शोरी कुछ फिल्मों में मेन रोल में भी नजर आए हैं। एक दिन तुम इतना बुरा फंसोगे ना, क्यों करते हो इतने रिस्क वाले काम? हम दोनों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। रिस्क बहुत है यार। अरे रिस्क है तो प्रॉफिट है ना यार, मरोगे नहीं तो स्वर्ग कैसे जाओगे? 2008 में आई रजत कपूर की फिल्म मिथ्या में रणवीर शोरी का काम न सिर्फ फिल्म समीक्षकों को पसंद आया, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी उनकी अपील बढ़ गई। मैं आपको गैंगस्टर लग रहा हूँ? मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। अरे चुप जाहिल जानवर। रणवीर शोरी की इस एक्टिंग का आधार है जीवन से जुड़े उनके अनुभव। हमारी बददुआ नहीं, बददुआ से आज तक किसी का घर नहीं बसाना बसेगा। टेलीविजन के जरिए उन्होंने देश भर में घूम घूम कर और तरह तरह के लोगों से मिलते हुए अपनी समझ और अपने व्यक्तित्व को निखारा है, जो उनके अभिनय में साफ साफ देखा जा सकता है। 2015 में आई फिल्म तितली ऐसा ही एक उदाहरण है, जिसे कान फिल्मोत्सव में जाने का मौका मिला है। परिवार वाले नरक लगते हैं तुझे? भाई 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 सुनो, ये गन फेंका मेरे लिए। पैसे लेने के टाइम मुझे बोलना था, रात में गैराज खोलेंगे। ₹3 लाख कम नहीं होते बाप ने, अपना घर पूरा हो जाता। पर्यावरण सजगता को लेकर हाल ही में आई फिल्म कड़वी हवा में बैंक के एक रिकवरी एजेंट के रूप में रणवीर शोरी ने जो अभिनय किया है, उससे आगे आने वाली उनकी फिल्मों की प्रतीक्षा बढ़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है रणवीर जी। शुक्रिया सर। हमको बताइए, जिससे हमको ये पता चले कि जब आप एक्टिंग की दुनिया में उतरे, उससे पहले क्या हो रहा था जिससे कि आपके अंदर एक्टिंग की कोई शौक़ पैदा हुआ? इरफान जी, मैंने स्कूल में तो काफ़ी सारे प्लेस किए थे और कुछ अवार्ड भी जीते। स्कूल में मैं अपने जो ड्रामेटिक्स में आई थिंक टॉप पे ही था, बट कॉलेज में मेरा इंटरेस्ट वो छूट गया। और चीज़ें आप कॉलेज जब जाते हैं तो सडनली पूरी दुनिया जैसे खिड़की खोलते हैं, पूरी हवा अंदर आती है, जैसे उस तरह दुनिया आपकी तरफ आती है। तो फिर जब मैंने काम करना शुरू किया, फाइनली अपना डिप्लोमा फिल्म वीडियो में लेकर, तो मैं फिल्म मेकर बनना चाहता था। हालांकि इसमें बहुत सारे जंप्स हुए। ये बताइए कि जब आपका जन्म कहाँ हुआ और कहाँ से ये थोड़े थोड़े शौक़ पैदा हो रहे थे? नहीं, मेरे पिताजी भी हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर थे, फ्रिंजेस पे उन्होंने भी 1-2 फिल्में बनाई। फिर जिस तरह हर इंडिपेंडेंट हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर की स्टोरी में एक आता है लो पीरियड,
आया, लेकिन उसके बाद उठा नहीं वहाँ से। तो मेरी परवरिश हुई फ्रिंजेस पे, फिल्म इंडस्ट्री के, बचपन से देखते रहे फिल्म इंडस्ट्री के अप्स एंड डाउन्स कह लीजिए, या जो सर्कस कह लीजिए। मतलब आप मुंबई में ही पैदा हुए? पैदाइश मेरी जलंधर की है, पंजाब की, बट मैं 1 साल का था जब मेरा परिवार यहाँ बम्बई आ गया, तो ये परवरिश मेरी पूरी बम्बई की है। तो हाँ, तो जब मैंने डिसाइड करना था कि किस तरफ करियर जाएगा, जो कि हर यंग इंडिविजुअल को करना पड़ता है, तो 21 साल की उम्र पे आई हैड डिसाइडेड दैट आई वांट टू बी अ फिल्म मेकर। वो थोड़ा पार्टली ये भी था, वो थोड़ा एंग्स्ट भी था उस वक्त के मेरे पिताजी का, जो ही वाज नॉट डूइंग वेल इन द बिजनेस, और सो थोड़ा वो एंग्स्ट भी था कि नहीं मैं यही करूँगा, वो लेकर के शुरू हुआ। बट एक्टिंग वाज नॉट ऑन माय माइंड, आई वांटेड टू बी अ फिल्म मेकर। और फिर पहले 5-6 साल तो मैं कैमरे के पीछे ही था। तब तक 21 साल की उम्र तक आपने पढ़ाई वढ़ाई क्या कर ली थी? जी, मैंने वैसे मेरा जूनियर कॉलेज साइंस तक किया, फिर फर्स्ट ईयर में आर्ट्स में चेंज हुआ, फिर सेकेंड ईयर तक मैंने डिग्री छोड़ दी, डिप्लोमा किया अपना जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन से फिल्म और टीवी को लेके, और फिर काम शुरू कर दिया। 21 पे मेरी नौकरी लग गई थी। वैसे भी ज़रूरी था कि हमारे घर में रूल था 21 तक अगर तुम सैलरी नहीं लाते तो तुम घर के बाहर हो। तो क्या नौकरी लगी? एक प्रोडक्शन हाउस होता था प्लस चैनल, जिसके CEO थे अमित खन्ना, और महेश भट्ट साहब उसके क्रिएटिव डायरेक्टर थे। तो वो दूरदर्शन के लिए बहुत प्रोग्रामिंग भी बनाते थे। दूरदर्शन के लिए मैंने बहुत प्रोग्रामिंग बनाई। एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पे, मिर्च मसाला, उससे मेरी शुरुआत हुई एज सेगमेंट डायरेक्टर। फिर मैंने काफ़ी सारा काम किया दूरदर्शन के लिए भी और दूसरे चैनल्स के लिए भी। उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ मुमकिन एक टीवी सीरियल आता था, उस पर प्रोडक्शन की मैंने। माउथफुल ऑफ स्काई एक इंडिया का पहला अंग्रेज़ी टीवी सीरियल था, मैंने उसका पोस्ट प्रोडक्शन किया। उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन हाउस छोड़ के मैंने चैनल भी ज्वाइन किया बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नॉन फिक्शन। तो वहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर शो होता था टाइमेक्स टाइम पास, जिसके होस्ट थे जावेद जाफरी। वो डायरेक्ट किया काफ़ी टाइम, 1-2 और शोज़ किए। फिर उसके बाद वहीं पर मेरा एक्चुअली जो बड़ा शिफ्ट हुआ बिहाइंड द कैमरा टू इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वहीं हुआ। बिकॉज मेरे जो उस वक्त बॉस और अब दोस्त शशांक घोष थे, तो उनको लगता था कि जितनी मैं एंटरटेनमेंट ऑफिस में देता हूँ लोगों को, वो शायद मैं कैमरा के आगे दूँ तो बेटर लगेगा। तो वहाँ से शुरू हुआ ये जो परफॉर्मिंग का, आप कह लीजिए, एक अचानक मोड़ ऐसा आ गया। और मैंने भी एक्चुअली इसीलिए किया था बिकॉज मुझे उस वक्त पैसे ज़्यादा मिल रहे थे वो करने के लिए। और जैसे मैंने आपको कहा, मेरी फैमिली का बहुत एक लो पीरियड उस वक्त चल रहा था, सो दैट वाज इम्पॉर्टेंट टू मी। तो कूद दिए वहीं पे। मैंने कहा ठीक है, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, कर लूँगा। तो कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने आने तक में कितने साल गुजरे? 5 साल तो निकल ही गए होंगे, 5-6 साल। फिर एक बीच में एक फेज़ था जब मैं दोनों कर रहा था। अच्छा। तो मैं प्रोड्यूस भी कर रहा था और होस्ट भी कर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूसिंग छूट गई, बिकॉज जैसे जैसे आगे का काम बढ़ता गया और जैसे जैसे वहाँ पे कह लीजिए लोगों को काम पसंद आना शुरू हुआ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो छूट गया और इस पे फोकस आ गया। फिर ये था वीजेइंग। फिर वीजेइंग से फिर जब मैंने आई थिंक मैंने 1997 या 98 में वीजेइंग शुरू की, 2002 तक। तो हाँ, 5 साल, 4-5 साल। तो तब ये सवाल उठने शुरू हो गए कि अब मैं करियर कहाँ ले जाऊँ, कि मैं वापस बिहाइंड द कैमरा जाऊँगा, कि मैं जो परफॉर्मिंग पे फोकस करूँ। तो बस यही था फिर कि ये वापस तो मैं कभी भी जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे हो गया था। मेरा रेज्यूमे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था तब ऑलरेडी, तब तक टीवी में। बट ये देखना था कि ये कहाँ जाएगा। तो एक एक्सप्लोरेशन के मैंने यही सोचा कि मेरे फैमिली ने भी, दोस्तों ने भी यही कहा कि अब ये तो ऑलरेडी ऑप्शन, यू कैन फॉल बैक एनी टाइम, पहले ये देखो तो सही यहाँ होता क्या है, एक्सप्लोर करके। फिर मैंने थिएटर शुरू कर दिया। मेरे दोस्त हैं रजत कपूर, अतुल कुमार, विनय पाठक, उनके साथ
और बस वहीं से एक्टिंग का आगाज़ हुआ। आई थिंक 2000 में मेरी शायद 2001 में मेरी पहली फिल्म शूट हुई। और जब तक आप प्रोडक्शन में थे और प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे थे, तो जैसा कि आपने कहा, दोस्तों ने ये कहा कि जितना तुम कैमरे के पीछे एंटरटेन करते हो उतना, वो क्या चीज़ थी जिसको उन्होंने पहचाना कि आप कैमरे के पीछे क्या एंटरटेन कर रहे थे लोगों को? सर वो आप मेरे साथ थोड़ी देर काम करेंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा। हाँ। वो मेरे से एक्चुअली एंटरटेन, थोड़ा लाइट माहौल मेरे को ज़्यादा मतलब सूट करता है, मतलब अपने आप मेरा हो जाता है वो। मैं ज़्यादा सीरियस रह नहीं सकता ज़्यादा देर, और ना ही मैं ज़्यादा सीरियस माहौल में आप कह लीजिए ब्लॉसम करता हूँ। मेरी पर्सनैलिटी वही है जो हंसी मजाक के इन्वायरमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो जो शुरुआती जब जो फिल्में एक्टिंग के लिए आपने की, तब धीरे धीरे आपको लगा कि एक्टिंग आपका कप ऑफ टी ही है? मुझे नहीं लगा, बट आसपास मैं दूसरों को देखता था, उनको लगता था कि ये लोग जो कह रहे हैं कि मेरा कप ऑफ टी है। तो मैं आप खुद डिसाइड करना तो वैसे ही आई थिंक बहुत गलत बात है, खुद ही डिसाइड कर लेना यार मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ ये। तो मैं यही करूँगा। सो फीडबैक जैसे जैसे आता गया मैं वैसे वैसे ही चलता गया हूँ। बात बढ़िया काम करना, जज करने की नहीं है, बल्कि उसमें मन लगने की। मन मेरा, देखिए मैंने आपको कहा था मैं फिल्म मेकर बनना चाहता था। मुझे आज भी आप अगर ये कैमरे के पीछे यहाँ खड़े कर देंगे, दूसरा काम दे देंगे ना, मैं उतना ही इंटरेस्ट से काम करूँगा, बिकॉज मेरा जो पैशन है वो फिल्म मेकिंग एज अ प्रोसेस में है। इनफैक्ट मेरी ट्रेनिंग भी वही रही है, मेरी एजुकेशन भी, अगर जो भी मेरी थोड़ी बहुत एजुकेशन है इस फील्ड में, वो भी हमेशा होलिस्टिक ही रही है। मेरे जो 2 डिप्लोमास हैं दोनों इसमें हैं। फिल्म वीडियो प्रोडक्शन एक्सआईसी का, उसमें भी पूरा 360 डिग्री आपको टीवी वीडियो के बारे में बताते हैं। हमारी एक्टिंग क्लास भी होती थी उसमें। उसके बाद मैंने 10 साल बाद फिर एक न्यूयॉर्क में भी जाके डिप्लोमा किया डिजिटल फिल्म एकेडमी से, उसमें भी 360 था उसमें। तो मेरी शुरू से जो ट्रेनिंग या मेरा जो पर्सपेक्टिव फिल्म मेकिंग पे रहा है वो हमेशा 360 रहा है। मैंने कभी फिल्म मेकिंग को, हालांकि बहुत अलग डिपार्टमेंट्स हैं, आप अगर जो भी इस फील्ड में काम करे वो जानेगा कि हर चीज़ स्पेशलाइजेशन बहुत अलग है। कैमरा अलग है, साउंड अलग है, प्रोडक्शन डिज़ाइन अलग है, कॉस्ट्यूम की अलग है, मेकअप की अलग है, परफॉर्मिंग एक्टिंग की अलग है, बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। बट उसके बावजूद इन सबको एक चीज़ बांधती है जो कि हम प्रोसेस जिसको कहते हैं फिल्म मेकिंग। तो मेरी शुरू से ओरिएंटेशन वही रही है। इनफैक्ट अब भी जब मैं काम करता हूँ वो इसी मेरा, हालांकि मैं कैमरे के आगे होता हूँ, बट मेरा जो आधा दिमाग कह लीजिए, मन कह लीजिए, जो भी मेरा हमेशा पूरा देख रहा उस इन्वायरमेंट में होता है पूरी में। तो हाँ यही है कि मतलब मैं खुश था एज लॉन्ग एज मैं सेट पे हूँ और मैं फिल्म्स बना रहा हूँ, पोस्ट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कि मैं असिस्टेंट हूँ, कुछ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था। तो हाँ, मन तो मेरा था ही इस काम में, बट इसमें कौन सी फील्ड, क्या स्पेशलाइज्ड फील्ड करनी है, ये मैं लोगों के फीडबैक के हिसाब से जाता रहा हूँ, या हम कह सकते हैं कि पैसे देख के जाता रहा हूँ। वो ठीक है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, वो तो एक व्यावहारिक स्थिति है। ये बताइए कि जैसे 18-20 साल लगभग आपके फिल्मी करियर का वक्त गुजरा है, उससे पहले थोड़ा सा आपने प्रोडक्शन में किया है। इस जर्नी में वो कौन से ऐसे फेजेस हैं जिसमें कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट और हार जाने और स्ट्रगल का कोई एक दौर सा गुजरता रहा, जिसमें बहुत कश्मकश ज़िंदगी में चली? सर मेरा मानना है कि ये जो कश्मकश आप कह रहे हैं ना, ये इस बिज़नेस का एक बहुत ही अहम और इसेंशियल हिस्सा है। इससे नहीं छूट सकते आप। आपने अगर फिल्म्स या फिल्म टीवी या मैं ये नहीं कहूँगा कि हर क्रिएटिव बिजनेस, बट इस क्रिएटिव बिजनेस में अगर आपने अपना करियर सोच लिया है, बनाना है, तो ये इस फीलिंग के साथ तो आपको रहना पड़ेगा ज़िंदगी भर। आप जिसको आप कह रहे हैं कश्मकश कह लीजिए, इनसिक्योरिटी, अप्स एंड डाउन्स, ये बिल्कुल इस बिज़नेस का एक हिस्सा है। जिस तरह इसके पर्क्स हैं कि आप जिसके इसके एडवांटेजेस भी बहुत हैं, आप ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, आपका लाइफस्टाइल एक तरह का आप अफोर्ड कर सकते हैं कि सुबह 9 से फिक्स जैसे नौकरी होती है, 9 बजे टाइप पहन के पहुंच जाना,
6 बजे फिर ट्रांसपोर्ट पकड़ के घर आना, रोज़ यही करना, वो आपका लाइफ नहीं है। उसी तरह इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इनसिक्योरिटी रहेगी, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। तो ऐसे मेरी लाइफ में भी जैसा मैंने आपको कहा, मैंने तो अपने करियर के, अपनी वर्किंग लाइफ के पहले से ही देखा हुआ है अपने पिताजी की लाइफ में या मेरी फैमिली की लाइफ में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स इस बिज़नेस में आते हैं। तो मेरे करियर पे भी हुआ, शुरू में बहुत हुआ। जब मेरी पहली नौकरी लगने के पहले मैंने बहुत धक्के खाए डायरेक्टर्स के पास, जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता था प्लस चैनल में ज्वाइन करने के पहले। इनफैक्ट अमित खन्ना जी ने तो मेरे पे, मतलब उस वक्त मैं बहुत आभारी था उनका कि उन्होंने मुझे एक नौकरी दी जिस पे सैलरी पे मैं काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं तो डायरेक्टर के, मतलब वो फ्री में कहते थे कि आ जाओ, और काम कुछ देते नहीं थे, पैसे कुछ देते नहीं थे। तो आप सेट पे रोज़ पहुंच रहे हो इसी उम्मीद में कि नौकरी लगेगी और पैसे मिलेंगे, बट वो लास्ट पे आपको रगड़ाएंगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद बोले बेटा अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम चले जाओ। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि आपने 2 हफ्ते लगाए और ये भी चल पैसे ना से कम काम पे तो रख लिया कि मैं और 2 महीने काम करूँगा तो पैसे भी आ जाएंगे, तो 2 महीने काम तो करूँगा। तो इस बिज़नेस में तो ऐसा है। आपको, मेरे को एक ओल्ड प्रोडक्शन मैनेजर थे, उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि ये धंधे में आपको संत भी मिलेंगे और शैतान भी मिलेंगे, ये वो धंधा है। ऐसे हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता है ये धंधा। तो मेरे लिए तो अमित खन्ना जी हमेशा संत रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे को मेरी पहली ब्रेक दी, काम दिया। फिर कुछ शैतानों के बारे में भी बताएं। हाँ, शैतान भी काफ़ी मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। बट वही है कि सीखना, वो तो मैं इस बिज़नेस में नहीं, मैं समझता हूँ ज़िंदगी में यही होना चाहिए कि हर मुसीबत से सीखना सबसे अहम बात है। फिल्मों में चूँकि कहानी उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और उस कहानी को कुछ किरदार और उसके साथ कही जाने वाली कहानियाँ, उप कहानियाँ, प्लॉट्स वो सब होते हैं, और आप उसके चूँकि क्रिएटिव कोलैबोरेटर होते हैं एज एन एक्टर। इस दुनिया को जो कही जा रही है पर्दे पर या कही जानी है, इसको जानने के लिए आपके पास क्या तरीक़ा है कि क्योंकि आपको मालूम नहीं होता कि कब किस तरह का कैरेक्टर आपको ऑफ़र किया जाएगा। हो सकता है कि तितली जैसा कोई एक कैरेक्टर हो जिसके घर में बैठने के लिए कोई प्रॉपर फर्नीचर भी ना हो, जो इस दुनिया को आपने शायद नहीं देखा हो। तो इस दुनिया को जानने और नज़दीक से समझने के लिए क्या आपके पास मेथड क्या है? वैसा आपको लगता होगा कि मैंने दुनिया ज़्यादा देखी नहीं है, बट मैंने काफ़ी दुनिया देखी है। आपको शायद लगता है कि मेरी बहुत प्रोटेक्टेड ब्रिंगिंग अप रही है और मैं बहुत कोई एफ्लुएंट घर में अभी तो लगता ही है भाई ऐसा। हाँ, नहीं ऐसा है नहीं, मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा डीए डिसाइड करने के पहले कि उसमें तो स्ट्रगल जो रही मेरी पहली नौकरी मिलने की इस बिज़नेस में, वो भूल जाइए। उसके पहले मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। मैंने आपको कहा जब सेकेंड ईयर में जब मैंने ड्रॉप आउट किया था, एक बहुत वहाँ से बहुत मेरा एक एक्सप्लोरेशन का एक आप कह लीजिए एडवेंचर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो हाइंडसाइड में एडवेंचर नहीं, हाइंडसाइड में बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन वो टाइम पे स्पिरिट थी। तो मैंने नेटवर्क जो अपना इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स के डेजी व्हील्स बेचे हुए हैं फोर्ट एरिया में, जिसका एक अंश आप मैंने एक फ़िल्म की थी ट्रैफिक सिग्नल, उसमें जो मेरा किरदार है उसमें आप देखेंगे। तो मैंने एयर कर्टन बेचे हुए हैं। तो मैंने एयर कर्टन क्या चीज़? ये जैसे एसी की मशीन होती है ना, ऐसी। अच्छा, हाँ। तो और वो क्या टाइपराइटिंग की व्हील्स कौन वाले? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स आते थे, आपको पता है, कंप्यूटर के पहले उसका एक पार्ट होता है। अच्छा, हाँ, वो जो फॉन्ट चेंज करता है। अच्छा, हाँ। और अलग फॉन्ट के लिए आपको डेजी व्हील अलग लगानी पड़ती थी उस ज़माने में। अच्छा। अब तो कंप्यूटर है, सब कुछ एक ही चीज़ में है। तो मैं कह रहा हूँ मैंने दूसरे भी बहुत काम किए हैं, और मैंने ट्रैवल बहुत किया चैनल वी के साथ। उनके लिए मैं ट्रैवल शो करता था आउट देयर, जिसका हमारा यही काम होता था कि हम हर सिटी में जाके यूथ कल्चर को इन कैप्सूल बनाते थे, अलग अलग सेगमेंट्स बनाते थे। तो जो आप कह रहे हैं कि अगर आप कि जब मैं किरदार या कहानी कोई आती है, तो आप मानिए कि मुझे सच में ये पूरा देश मुझे अपना लगता है, क्योंकि मैं इतना घूमा हूँ इस देश में,
इतने लोगों से मिला हूँ, इतने लोगों के साथ चाय पी है कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने एक स्क्रिप्ट, एटलीस्ट इंडियन स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी हो और उसका मुझे कैरेक्टर लगा हो कि यार ये इसके बारे में तो मैं कुछ ऐसे आदमी को तो मैं मिला ही नहीं, मैं जानता नहीं। हो सकता है ऐसा रोल आ भी जाए, वैसे मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता, बट अब जैसे अब अगर कोई हिस्टोरिकल फिगर का रोल आ जाए तो वाकई में मैं फिर तैयारी करनी पड़ेगी। उस समय में मैं नहीं जिंदा था, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। बट तितली वाला रोल जैसे आप कह रहे हैं, या खोसला का घोसला वाला रोल कह लीजिए, मिथ्या का रोल कह लीजिए, ये तो ऐसे लोगों से तो आई एम फेमिलियर। नहीं, आपने जो ये बात कह दी उसी में बहुत मेरे सवाल का करीब करीब पूरा जवाब है कि आपने घूमने का बहुत जो ट्रैवल काम बहुत किया ट्रैवल करने का। मैंने उनके चैनल में के साथ 2 शोज ऐसे किए जिनमें मैं, आप मान लीजिए इंडिया की जो अलग अलग सिटीज़ हैं, मैं 2-3 बार, मतलब उसी शो के साथ हमने एक सीज़न हो गया, अब दूसरे 2 सीज़न में इतनी सिटीज़ होगी, तीसरे सीज़न में क्या करें, वहाँ वापस चलो। जैसे बेंगलोर है, ये जो यूथ कल्चर के जो हब्स हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी मैं 1 से 2 बार जा चुका हूँ, क्योंकि इतना यूथ था वहाँ, तो 3 साल के अरसे में 2 बार गया मैं वहाँ। और जब आप शो करते हो तो इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल विजिट, तब आप शो करते हो तो रिसर्च होती है, क्या क्या जगह हैं, क्या क्या लोग हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा डेटा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलता है। अब तो चूंकि आप बहुत नोन फेस और एक जाने मानी सेलिब्रिटी हैं इन बरसों में, लेकिन जब चैनल वी के दौर में जब आप ट्रैवल वगैरह कर रहे थे तो हो सकता है कि उतनी ज़्यादा फेमिलियरिटी आपके साथ ना हो उस दौर में। तब लेकिन आपने जिन लोगों के साथ, जिन यूथ की बात आप कर रहे हैं, जिनके साथ आप, जिनको नज़दीक से आपने देखा, उनके अंदर आप क्या पाते हैं कि उनके अंदर जो इंस्पिरेशन है, जो कि हमारे देश के एक तरह से कहिए कि आधार हैं ये नौजवान, जब आप इनको अलग अलग शहरों में देखते हैं तो ऑफ हैंड क्या आपको रिएक्शन होता है कि ये एक बहुत बड़ी यूथ फोर्स किधर जा रही है? देखिए, यूथ सब जगह ही सेम चीज़ें चाहती है, मैं मानता हूँ। आप सही कह रहे हैं, हम लोग अपने देश की बात करते हैं, क्योंकि बाहर तो मैं ज़्यादा घूमा भी नहीं, इतना भी नहीं घूमा। हर यूथ मैं समझता हूँ चाहती है बेटर लाइफ फॉर देमसेल्फ एंड बेटर लाइफ फॉर देयर इन्वायरमेंट। ये मैं समझता हूँ हर यूथ की इंस्पिरेशन ये होती है, और ये मैंने देखा भी है। चाहे आप बिहारी यूथ को ले लीजिए, चाहे आप तमिलियन यूथ को ले लीजिए, ये आप कॉमन देखेंगे कि दे वांट अ गुड बेटर लाइफ फॉर देमसेल्व्स, दे वांट टू डू बेटर। और वो उसका एक अंश इंस्पिरेशन ये भी होता है कि मैं एक बेटर अपनी इन्वायरमेंट, अपनी सोसाइटी को भी बनाऊं। बट अफसोस की बात मुझे ये लगी है इन द लास्ट 20 ईयर्स, आप कह लीजिए, कि जो वो एक आइडियलिज्म था ना यूथ का, वो मुझे लग रहा है वो मार हो गया है थोड़ा। वो उसको मैं सीधा सीधा दोषी ठहराता हूं हमारे राष्ट्रीय पॉलिटिकल डिस्कोर्स को। बिकॉज जब तक पब्लिक लाइफ में यूथ इंस्पिरेशनल फिगर्स नहीं देखेगी, तब तक यूथ इंस्पायर नहीं होगी। जब उनके आसपास वो देखेंगे कि हमेशा लोग मॉरली एथिकली कॉम्प्रोमाइज्ड लोग लीड कर रहे हैं, तो खुद भी उनको लगेगा कि हमें मॉरल एथिकल आइडियलिज्म की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ ये चीज़ जो है वो अंडरमाइन करेगी इन द लॉन्ग रन हमारी यूथ को और हमारे फ्यूचर को भी। इसमें हालांकि आपकी बात बिल्कुल सही है, और आपने अपनी तरह से इसको सोचा ही होगा जब आपने इसको फॉर्मुलेट किया इस तरह से। इसका एक दूसरा पहलू भी यह है कि ऐसा भी कहा जाता है कि क्यों ज़रूरी है कि आप बाहर ही अपने आइकन्स और अपने आइडियल्स ढूंढें। बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। तो जब आप वो स्पिरिचुअल लाइफ की बात हुई, भगवान बुद्ध जो कह रहे थे वो स्पिरिचुअली कह रहे थे। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं सोशल चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअली इस इंडिया की यूथ या कोई भी इंसान, मेरे सामने बैठा इंसान भी स्पिरिचुअली कहाँ है ये मैं नहीं बता सकता। ये मैं बिना किसी को
इंटीमेटली जाने, मैं नहीं कह सकता कि स्पिरिचुअली ये आदमी कहाँ है। सोशली मैं अभी आपसे भी 15-20 मिनट बात करके सोशली मैं आपके बारे में एक थोड़ा ग्राफ बना सकता हूँ, स्पिरिचुअली नहीं बना सकता। तो मैं वही कहूँगा कि आप जो कह रहे हैं अपना दीपक खुद बनो, सोशल एनवायरनमेंट में नहीं होता। सोशल एनवायरनमेंट में हम लोग बात करते हैं मीम्स की, कि मैं अगर ऐसे बैठा हूँ तो 15 मिनट बाद दूसरा आदमी भी ऐसे बैठ जाता है, या एक आदमी अगर उबासी लेता है तो 20 मिनट बाद दूसरा आदमी उबासी मार देता है। ये जो चीज़ें हैं, तो ये मैं मानता हूँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जो सोशल लीडर्स हैं उन्हीं पर है। उसमें पॉलिटिशियंस आर वन ह्यूज सेक्शन, और भी लोग हैं, इंडस्ट्रियल लीडर्स आप कह लीजिए, फिल्म या टीवी सेलिब्रिटीज़ कह लीजिए। दीज आर द पीपल हु आप कह सकते हैं आर द बीकन्स ऑफ सोशल एंगेजमेंट। तो ये मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा था कि मुझे लगता है कि हमारी यूथ जो है कहीं उनका जो आइडियलिज्म है वो कहीं अंडरमाइन ना हो रहा हो। अच्छा, एक ये बात भी है, अक्सर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस बात से परेशान रहते हैं कि जो बड़े बड़े सितारे हैं, फिल्मी सितारे, उनकी फिल्मों में मांग इतनी बड़ी होती है, यानी इतने पैसे वो मांगते हैं कि इससे उनका जो पूरा फिल्म का गणित है वो बिगड़ जाता है। जिसमें कि अनुराग बासु का कहना है कि वो उसकी हालत एक कुत्ते जैसी हो जाती है कि सड़क पार कर रहा है, पीछे आ रहा है, मतलब वो जो इतना ह्यूज अमाउंट सिर्फ स्टार्स लेके चले जाते हैं। आप भी चूँकि अपने फेलो एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो फिल्मी सितारों को इतने ज़्यादा पैसों की क्या ज़रूरत है? देखिए, जिसको ज़रूरत है, जैसे कि मैं, उसको मिलते नहीं। जिन लोगों के पास ऑलरेडी हैं वो मांग लेते हैं और उनको मिल भी जाते हैं। तो जिन साहब ने भी ये कुत्ते वाली कहानी सुनाई है, तो उनसे कहिए कि कुत्ता मत बनिए। अब आपको चाहिए वो जो हड्डी चाहिए और आपको दूध रोटी चाहिए, तो आप कुत्ते बन रहे हैं। आप कहिए कि नहीं, मैं नहीं खाता, मैं सब्जियां ही खाता हूँ। आप कुत्ते मत बनिए, आप गाय भैंस बन जाइए। तो आई एम सेइंग हर जगह पे ये तो ट्रेड होता ही है। आप कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो वही है कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए उसकी प्राइस आप पे करेंगे। आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए, तो आप उधर जाएंगे उसकी प्राइस। जैसे मैं क्या प्राइस पे करता हूँ, मेरे को पैसे नहीं मिलते, वो इसलिए क्योंकि मुझे जिस तरह की मैं फिल्में करता हूँ उसमें पैसे नहीं होते। उसमें एक लिमिट कैप है, इससे ज़्यादा आप पैसे नहीं ले सकते। काम में मेन स्ट्रीम फिल्म से ज़्यादा काम होता है छोटी फिल्म में। ये मैंने पहले भी कहा था कि आप मेन स्ट्रीम फिल्म करते हैं तो वो जो पूरी सड़क है ना वो बिस्लरी पानी से धो देंगे। छोटी फिल्म में आप जाते हैं तो आपको अपनी वाटर बॉटल भी खुद लेके जानी पड़ती है। तो ये तो ज़िंदगी का है ना। अब जैसे ये तो बिल्कुल दीवार की कहानी हो गई ना, कि एक भाई असूल आदर्श पैसे कम, दूसरे भाई ने कहा असूल आदर्श गए तेल लेने पैसे, फिर बाद में तुम असूल आदर्श कहाँ ढूंढ पाओगे। तो ये तो लाइफ का जनरली मैं मानता हूँ, नॉट जस्ट फिल्म बिजनेस, ये हर बिजनेस का एक ट्रेड ऑफ होता है। आपको व्हाट डू यू वांट मोर। हमारे यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत फेमस मंत्र है जो बहुत लोग मानते हैं कि सक्सेस एट ऑल कॉस्ट, वो हर किसी को नहीं सूट करता, मुझे नहीं सूट करता। मेरा आई डोंट वांट सक्सेस एट द कॉस्ट ऑफ चेंजिंग माई सर्टन थिंग्स अबाउट माई सेल्फ। बट जो आप देखेंगे बहुत सारे जो हमारे स्टार्स हैं, स्टार सिस्टम है, वो इसी पे चलता है, सक्सेस एट ऑल कॉस्ट। किसी के पैर पकड़ने और कुछ पकड़ना, जो भी पकड़ना है करके स्टार बन जाओ पहले। सो कई लोगों को वो नहीं जमता है, कोई लोग नहीं करना चाहते वो दे कांट, कि नहीं ये चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा। तो यही है, दिस इज अ ट्रेड ऑफ इन लाइफ। लेकिन आपने सोचा है कभी कि इतने पैसे लोग क्यों लेते हैं जो बड़े बड़े सितारे हैं? सर, उनके जो इतने बड़े सितारे हैं उनका इकोसिस्टम भी उतना बड़ा है ना। उन्होंने बॉडीगार्ड्स की सैलरी देनी है, जो 20 ड्राइवर हैं या घर पे काम करते हैं, फिर पूरा जो उनका मार्केटिंग और पब्लिसिटी सिस्टम चलता है, ट्विटर पे जो फॉलोअर काउंट बढ़ाने के लिए पैसे खर्चने पड़ते हैं, मैगजीन्स में फ्रंट कवर पे आने के लिए पैसे खर्चने पड़ते, तो उनका इकोसिस्टम बड़ा हो जाता है, तो उनको लगते हैं पैसे उतने। आई एम जस्ट गेसिंग, मुझे इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई एम जस्ट गेसिंग। अच्छा बताइए, आपने शुरू में कहा कि
आप लोगों के मतलब आपके परिवार में या इस तरह 21 साल के हो गए अपना कमाओ खाओ अपना बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। मेरे पिताजी बहुत कड़क आदमी हैं, आपके पिता अभी हैं अभी भी। और माँ? मेरी मदर का देहांत हो गया कुछ 2018 15 साल पहले। तो अब आपके पिता आपके इस काम धाम को देखते हुए क्या बीच बीच में कहते हैं कि कैसा चल रहा है आपका काम? अब तो मेरे पिताजी इतने मतलब फ्रेंडली और स्वीट हैं कि मैं क्या बताऊं, बट टू लेट नाउ। जब होना चाहिए था, इसीलिए मैं बाप बना हूँ। मेरा भी बेटा है अब 7 साल का, तो वही मैं अब हंसी आती है मुझे भी देख के कि जब मेरे पिताजी अब बूढ़े हो गए तो नर्म हो गए, बट जब हम बचपन में हम थे तो जो रुद्र रूप हमने देखा है अपने पिताजी का, वो अब दिमाग से निकालना मुश्किल है। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि अपने बेटे के साथ कि मेरा कभी रुद्र रूप ना देखे वो। और आप लोग भाई बहन कितने हैं? मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक 10 साल बड़े, एक 12 साल बड़े। और वो लोग क्या करते हैं? मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो मेरे पिताजी की एक फिल्म में एज लीड आए थे, बट उन्होंने एक आधा टीवी सीरियल भी किया, बट वो इट वाज नॉट हिज कप ऑफ टी जैसे कहते थे। तो वो बिजनेस में ही थे, बिजनेस में ही चले गए वापस दोनों। तो हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुँचे हैं। रणवीर जी, ये बताइए कि जब फिल्म में नहीं कर रहे होते हैं आप, तब क्या कर रहे होते हैं? आजकल तो अपने बच्चे के साथ टाइम ज़्यादा निकल जाता है, बट उसके अलावा मैं आई थिंक आप कह सकते हैं म्यूज़िक और फिल्म्स मेरी ज़िंदगी के 2 बहुत अहम पिलर्स हैं। जब मैं फिल्में बना नहीं रहा होता मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है। म्यूज़िक जब मैं सुन नहीं रहा होता तो मुझे म्यूज़िक बनाना बहुत पसंद है। रीडिंग करता हूँ थोड़ी बहुत, कोशिश करता हूँ जितना मैं, हालांकि आजकल इंटरनेट जब से जब इतना ज़्यादा ओवरलोड है फिल्मों का और टीवी सीरियल्स का, तो किताबें पढ़ना थोड़ा कम हो गया है पिछले 10-20 साल से, बट अभी भी कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ चलता रहे। बाकी कोई ऐसी सीरियस हॉबी और कोई मेरी है नहीं। मेरी ज़िंदगी में ये आई थिंक बहुत फॉर्चुनेट एक चीज़ वो ये रही है कि मेरी जो हॉबी है वही मेरा काम बन गया। मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत काम करता हूँ। मैं अगर आप मेरे को 1 महीना रोज़ रात मैंने अभी शूट करी रजत की पिक्चर, वो हो चाहे चंबल में हमने गर्मी में फिल्में शूट करी 48-50 डिग्री में, बट मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं काम बहुत करता हूँ। और उसका आई थिंक यही है कि जो मेरी हॉबी जो एक मेरा जो डिसीजन था जिसने मेरे को बचाए आज तक रखा है कि मैं काम ऐसा करूं कि जिसमें मेरे पास पैसे आएँ या ना आएँ या सक्सेसफुल मैं हूं ना हूं, बट मुझे काम वो अच्छा लगना चाहिए। तो वही एक डिसीजन मेरा आज तक साथ दे रहा है कि मुझे कभी ये नहीं लगता कि मैं काम बहुत कर रहा हूँ। कितने भी घंटे, मैं 12 घंटे भी काम करूँ, 14 घंटे भी काम करूँ, थकावट होती है, दिमाग पकता है, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पिक्चर में ये नहीं लगता कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार। आपने म्यूज़िक सुनने के अलावा म्यूज़िक बनाने का भी जिक्र किया, कुछ आप गाते भी हैं? नहीं, आवाज़ तो ऊपर वाले ने गाने वाली नहीं दी, बट बजाता हूँ मैं थोड़ा गिटार बजाता हूँ, थोड़ा कीबोर्ड बजाता हूँ, सितार बजाता हूँ। सीखा सितार एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो सीखा हूँ मैं 2 साल। हालांकि वो एक ही इंस्ट्रूमेंट जो मैं सीखा हूँ वही एक मेरे पास नहीं है। जो 2 इंस्ट्रूमेंट मैं नहीं सीखा हूँ वो मेरे पास हैं, गिटार और जो पियानो। उसकी भी अलग कहानी है। मैं जब छोटा था और मैं मेरे देखता था जो गिटार होगा, तो मैंने मेरे पिताजी को कहा कि मैं गिटार सीखना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी ने मुझे डांट कर कहा, गिटार वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, तुम इंडियन इंस्ट्रूमेंट सीखोगे, तुम सितार सीखना है तो मैं पैसे दे दूँगा। मैंने रो के कहा ठीक है चल, कुछ भी, भूत नहीं तो भूत का लंगोट सही। तो मैंने सितार पकड़ लिया, 1-1.5 साल सीखा, बट वही कि आपका जहाँ मन नहीं होता वहाँ आप इवेंचुअली आप जितना भी धक्का दे लो, जहाँ मन नहीं होता वहाँ नहीं होता मन। वो सूनर और लेटर 1 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद वो आपको चीज़ खाती है बाद में। तो वही मैं कह रहा हूँ, मैं एक ही डिसीजन मैंने ज़िंदगी में अपना अच्छा लिया है, वो ये कि जहाँ मेरा मन था मैंने कहा मैं ये काम करूँगा। बिकॉज मुझे फिल्म मेकिंग मुझे पसंद थी, बिकॉज मुझे लगता था इसमें हर चीज़ है, इसमें ड्राइंग पेंटिंग है, इसमें म्यूज़िक है, इसमें फ़ोटोग्राफी है, कलर्स हैं,
लाइट है, इसमें हर चीज़ है। तो मुझे वो एक जो था कि यहाँ मैं कभी बोर नहीं होऊंगा, तो वही एक चीज़ है कि मैं आज तक बोर नहीं हुआ यहाँ पे। क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात करते हुए आपने अपने बेटे का 2 बार जिक्र किया। आमतौर पर मैं अपने शो में निजी रिश्तों के बारे में कोई बात नहीं करता, ये मुझे पसंद नहीं है और हमारे दर्शक भी इसके आदी नहीं हैं। लेकिन चूंकि आपने ही खुद जिक्र किया और हमें मालूम है कि हारून आपका बेटा जो जिसकी उम्र अब 7 साल है, लेकिन आप लोगों के बीच में यानी आप पति पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव या जैसा भी होगा वो तो ज़िंदगी का उतार चढ़ाव का हिस्सा है। ख़ुद हारून नाम कोंकणा ने रखा क्योंकि वो सलमान रश्दी के किसी नावल या किताब पर कुछ उससे इंस्पायर था, तो आप दोनों ने ये तय करके रखा। एक ही नाम था जिस पे हम दोनों एग्री किए। तो कोंकणा ने तो हमसे कहा कि भाई ये सब काम करते हुए थोड़ा ये चैलेंजिंग काम है बच्चे को के साथ एक रिदम बनाना। आप कैसे करते हैं, बच्चे के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं जब आप महीनों बाहर रहते हैं और पता नहीं आप लोगों के बीच की ये जो केमिस्ट्री भी है पति पत्नी के बीच? नहीं, हमारी बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, शुरू से ही यही कोशिश रही है कि जब वो काम कर रही हैं तो हारून मेरे साथ होगा, जब मैं काम कर रहा हूँ तो हारून उनके साथ होगा। एंड दैट हैज़ वर्कड क्वाइट वेल एक्चुअली, बिकॉज यही है कि अगर हम साथ भी होते, ये तो हारून की लाइफ में होता ही, क्योंकि जिस तरह के प्रोफेशन में उसके पेरेंट्स हैं, ये तो होना ही था, उसकी इनएविटेबल था कि अगर हम एक घर में भी रह रहे होते तो इसका एक पेरेंट काम पे होना था, दूसरे ने संभालना था, या ही वुड हैव सीन ओनली वन पेरेंट एट वन टाइम। तो वो ही है, उसका एनवायरनमेंट वही है। और हमारी अंडरस्टैंडिंग शुरू से ही, मैंने आई हैव ऑलवेज वांटेड कि एटलीस्ट एक पेरेंट घर पे रहेगा। दैट हैज़ नॉट चेंज्ड। क्योंकि देखिए सेलिब्रिटीज़ के साथ और जिनके पास जिनका बहुत डिफाइंड वर्किंग आवर्स नहीं है, उनके लिए पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा इशू है। मैंने तो यहाँ पर जो थोड़े 2 जनरेशन पुराने जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बच्चों को बिगड़ते बर्बाद होते यहाँ तक कि अनहेल्दीली डेवलप होते हुए देखा। मतलब वो मेंटली वहीं कहीं किसी 12 साल की उम्र में रहेंगे, उनकी उम्र 32 साल 35 साल, वो लाइफ नेगोशिएट कर पाना कि एक स्ट्रीट स्मार्ट ज़िंदगी उनको नहीं मिल पाती। तो ये एक पेरेंटिंग बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप जो आपने देखा वो मैंने भी देखा हो। जैसे मैंने कहा, मैं भी इसी इंडस्ट्री में पला हूँ, तो मैंने भी देखी हैं ये चीज़ें। बच्चे किस तरह किस तरह से और किस वजह से नहीं कोप कर पाते इवेंचुअली लाइफ को। बट हम यही कह सकते हैं, उम्मीद है कि हम लोग वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोग तो बिल्कुल मॉडर्न पेरेंटिंग सेंसिबिलिटी के साथ। नहीं, मॉडर्न के साथ साथ एक आई थिंक इट्स सिर्फ वही नहीं है, एक ट्रेडिशनल या मॉडर्न की बात नहीं होती। आई थिंक एक पेरेंटिंग में एक डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ। आई थिंक होता क्या है कि वो जो अटैचमेंट है उसके चक्कर में बहुत कुछ उल्टा हो जाता है। एक जो बच्चे की मोह में, और या फिर उसको कॉम्पनसेट करने के चक्कर में कि मैं नहीं था तो मैं अब कॉम्पनसेट करूँ। इन चीज़ों के बारे में मैं अवेयर हूँ। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वन हैज़ टू, स्पेशली इस तरह की जिस तरह के बिज़नेस में हम हैं, उस बिज़नेस में वी हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल। हारून को जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज तक अपनी कोई फिल्म नहीं दिखाई, ना मैं उसको मेंशन करता हूँ कि मेरा काम क्या है। वो थोड़ा बहुत जब हम मेरे साथ एयरपोर्ट पे या कहीं बाहर होता है तो कभी किसी ने फ़ोटो मेरे साथ खिंचाना चाहा तो पूछता है कि क्यों आपके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता था। मैं उसको सिर्फ ये कहता हूँ बिकॉज ही लाइक्स मी। मैं ये नहीं कहता उसको कि बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड उसने मेरी पिक्चर देखी। वो ताम झाम में मैं पढ़ता ही नहीं। मैं उसको बोलता हूँ उसको मैं अच्छा लगता था, उसने मेरे साथ फ़ोटो खिंचा ली। तो इसी तरह से आई एम होपिंग वो मेरे लिए भी, देखिए मेरे लिए भी ये नया है। मैं आई हैव नो, कोंकणा की तो फिर भी कोंकणा खुद उनकी मदर तो खुद इतनी बड़ी स्टार है रही हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो उनको तो इसके बारे में कुछ आइडिया होगा। बट मेरे लिए तो दिस इज़ अ न्यू थिंग। सो मैं भी साथ साथ सीख रहा हूँ। और बिल्कुल, और इस पे मेरी जो एंटीना हमेशा मेरा खड़ा रहता है इस बात पे, आप बेफिक्र रहिए। हाँ, तो जो हमारा जो एक शोरी घराने का जो एक
ट्रेडिशन कह लीजिए, मॉडर्न नहीं, जो सूतने का है ना वो रहेगा। वो मार से नहीं रहेगा, चाहे डांटने से नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन but जिस उसका- detachment की बात आप कर वो रहे हैं। डिटैचमेंट रहेगी हमेशा। And उससे मैं वाकिफ़ हूँ, मेरे भाई भी नज़र रखते हैं, तो वो है दिमाग में। तो रणवीर जी, अब हम लोग ये बातचीत वाइंड अप करेंगे। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे और वो सवाल मेरी तरफ से नहीं पूछा नहीं, गया, ऐसा आप ऐसा चाहें कुछ नहीं, तो? बस मैं आपके दर्शकों को और आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी अफेक्शन मेरे लिए दिखाई, कि मुझे यहाँ बुलाया। और हमारे दर्शक बहुत बरसों से ये मांग कर रहे थे और आपको याद होगा कि हम बीच बीच में आपको संपर्क भी करते रहे। तो अच्छा है कि ये मौका बना और ये हम लोगों की बातचीत हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रणवीर शोरी, आपके पसंदीदा एक्टर। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के बारे में तो हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।